Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. In today's module, I will be teaching you about the really essential topic of senior auto screening test, and it is PEPRA rules 2004, Public Procurement Regulatory Authority Rules 2004, and this is lecture number 2. लेक्चर 1 में मैंने 14 सेक्शंस जो पहले थे उनके बारे में डिस्कस किया है. आप फर्स्ट लेक्चर को आराम से देख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है. सो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 15. फैक्टर नंबर जो सेक्शन नंबर 15 है वो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी आपको पहले एग्जांपल देती हूँ, फिर रीड करती हूँ. जैसे सीनियर ऑडिटर का टेस्ट है, कॉमर्स लेक्चरशिप का टेस्ट है या कोई भी टेस्ट है, उसमें हम पहले एक क्राइटेरिया सेट करते हैं. ठीक है, हम लोग ये डायरेक्टली टेस्ट नहीं लेते. जैसे कॉमर्स में हमने टेस्ट नहीं लिया, हम पहले एक क्राइटेरिया सेट करें कि जो बंदे ने कॉमर्स किया हुआ है, 4 इयर्स बैचलर्स की हुई है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिसकी एज तकरीबन 28 तक हमने लिमिट दिया, सपोज फ्रॉम 21 टू 28, या किस जॉब में हम टाइपिंग स्पीड को मेंशन कर रहे होते हैं कि हमें यार इतनी टाइपिंग स्पीड चाहिए, और एक्सपीरियंस कहीं पे हम एक्सपीरियंस मांगते हैं कि इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए. ये होती है प्री क्वालिफ़िकेशन, यानी हम टेस्ट या एक्चुअल क्वालिफ़िकेशन से पहले हम कोई और क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी समझो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं लोगों को. तो यहाँ पर भी यही होता है, प्री क्वालिफ़िकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी बोली लगाने से पहले हम उससे पहले एक ऐसा क्राइटेरिया सेट करते हैं ताकि उस क्राइटेरिया को जो पार करेगा, जो क्लियर करेगा, वही लोग बिड में शामिल हो सकते हैं और वही बोली लगा सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. प्रोक्योरिंग एजेंसी प्रेयर टू फ्लॉटिंग ऑफ टेंडर्स, इन्विटेशन टू प्रपोजल्स और ऑफर्स इन प्रोक्योरिंग प्रोसीडिंग्स में इंगेज इन प्री क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स इन केस ऑफ सर्विसेज, सिविल वर्क्स, turnkey projects, and in case of procurement of expensive and technically complex equipments. अब ये कह रहे हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज इनवाइट जब करी होती है तो वो टेंडर्स को फ्लॉट करने से पहले वो क्या करती है, प्री क्वालिफ़िकेशन सेट करती है. ठीक है, प्री क्वालिफ़िकेशन बिडर्स की सेट करती है ताकि वो चाहती है कि भाई मुझे डायरेक्ट काम के बिडर्स मिले, ऐसा नहीं कि कोई एवं तैवी बंदा आ जाए और जो बिड ऑफ़र करे ना. तो वो क्राइटेरिया सेट करती है, और मोस्टली वो किस केसेस में करती है, जब सर्विसेज हों, यानी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, गुड्स की बात नहीं हो रही, सिविल वर्क, टर्न की प्रोजेक्ट्स जो हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बिल्कुल, यानी टर्न की का मकसद है बिल्कुल फिनिश्ड जो है स्टेज तक पहुंचा के आप जैसे उनको की सपोज प्रोवाइड कर रहे हो तो कि ये आपका काम डन हो गया, तो उसके लिए भी हाईली स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है. और इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सपेंसिव एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, दो चीज़ें कही, या तो एक्सपेंसिव है महंगा, और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का इक्विपमेंट है. इस केस में प्री क्वालिफिकेशन ज़रूरी है टू इंश्योर दैट ओनली टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल फर्म्स हैविंग एडवोकेट मेंटल कैपेबिलिटी आर इन्वाइटेड टू सबमिट बिड. ये इंश्योर करने के लिए कि भाई जो हमें बिड्स ऑफ़र करें वो टेक्निकली एक्सपर्ट हों और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी हो, क्योंकि ऊपर हमने कहा यार इतने एक्सपेंसिव अगर गुड्स की प्रोक्योरमेंट हो रही है तो ऐसा ना हो कि कोई फर्म अफोर्ड ही ना कर सके, वो इतने एक्सपेंसिव गुड्स हमें दे ही ना सके. पब्लिक तो ये इंश्योर करे कि यार कि इतना लंबा प्रोजेक्ट है, इतना हैवी अमाउंट है, इसमें इतनी हाई एक्सपर्टीज़ है, तो वो फाइनेंशियल कैपेबल भी होनी चाहिए. उसके अलावा कह रहे हैं मैनेजरल कैपेबिलिटी, इसमें मैनेजरल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए. ठीक है, सच प्री क्वालिफिकेशन के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, अपॉन द एबिलिटी ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क सेटिस्फैक्ट्री. अब इसके ही जो है 2 पार्ट में कह रहे हैं, प्रोक्योरिंग एजेंसीज व्हेन एंगेजिंग इन प्री क्वालिफिकेशन में टेक इनटू कंसिडरेशन फॉलोइंग फैक्टर्स. अब प्री क्वालिफिकेशन के लिए वो क्या क्राइटेरिया, कौन से फैक्टर सेट करती है. एक, रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस, कि यार कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कैपेबिलिटी पर्सनल की अपनी कैपेबिलिटी है, इक्विपमेंट की क्या कैपेबिलिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन कितना स्ट्रॉन्ग है, पैसे वाला है या नहीं है. उसके अलावा अप्रोप्रिएट मैनेजरल कैपेबिलिटी या एनी अदर फैक्टर दैट प्रोक्योरिंग एजेंसी में डीम रेलिवेंट नॉट इनकन्सिस्टेंट विद दीज रूल्स, और कोई भी ऐसा अदर फैक्टर जो प्रोक्योरिंग एजेंसी को लगता है कि वो ज़रूरी है, रेलिवेंट है, तो वो उससे भी ऐड कर सकती है. अब हमारा सेक्शन 16 है प्री क्वालिफिकेशन
प्रोसेस, जब हम प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं, तो उसमें हमें कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी इंगेजिंग इन प्री क्वालिफिकेशन शैल अनाउंस इन द क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जब वो प्री क्वालिफिकेशन अनाउंस कर रही होती है तो उस टाइम पे उसे प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या करना चाहिए, ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्री क्वालिफिकेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जब प्री क्वालिफिकेशन के लिए वो अनाउंस करेगी तो उसे डॉक्यूमेंट्स तो सारे के सारे देने चाहिए जिसमें वो पूरी चीज़ें मेंशन करे। एक तो प्रिपरेशन की और सबमिशन ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कि सबमिट किस तरह से होंगे डॉक्यूमेंट्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया यानी किस बेसिस पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं और हम प्री क्वालिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे, मतलब उसमें सेलेक्ट होंगे ना बिडर्स प्री क्वालिफिकेशन में, तो वो किस बेसिस पे होंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, लिस्ट हो की डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की रिक्वायर्ड बाय सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर टू डेमोन्स्ट्रेट देयर रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट प्रोक्योरिंग एजेंसी डीम्स नेसेसरी फॉर प्री क्वालिफिकेशन, और कोई इन्फॉर्मेशन जो प्रोक्योरिंग एजेंसी समझती है कि वो ज़रूरी है डालना तो वो भी डाल सकती है। इसी का 2 पार्ट कहता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू एनी सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर ऑन रिक्वेस्ट एंड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्राइस इफ़ एनी। प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या करती है, जो प्री क्वालिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि पहले प्रोक्योरिंग एजेंसी डॉक्यूमेंट्स देगी क्योंकि उसमें सारी डिटेल देगी किस बेसिस पे मतलब हम एवेल्यूएट करेंगे, कितने टाइम तक हम ये जो है प्री क्वालिफिकेशन का चलाएंगे, इसमें क्या एक्सपीरियंस हो, क्या फाइनेंशियल पोजीशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में बताती है। तो ये कह रहे हैं कि सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट करके प्रोक्योरिंग एजेंसी से वो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्राइस, अगर उस पर जो हमारी प्रिंट वगैरह का खर्चा हुआ है तो उस प्राइस को निकाल के यानी उस प्राइस को पे करके वो ईजिली ले सकती है। ठीक है, अब इसमें थर्ड है प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल प्रॉम्प्टली नोटिफाई ईच सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू प्री क्वालिफाई वेदर और नॉट इट हैज़ been pre-qualified or shall make available to any person directly involved in pre-qualification process upon request the names of all suppliers and contractors who have been pre-qualified. प्रोक्योरिंग एजेंसीज को नोटिफाई करना चाहिए सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ौरन से कि भाई आप लोग या तो क्वालिफाई हुए, प्री क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, और अगर कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है तो आप नेम्स भी दे सकते हो उन सारे सप्लायर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स की जो प्री क्वालिफाई हुए हैं। Only suppliers or contractors who have been pre-qualified shall be entitled to perform further in the procuring proceedings. और जो suppliers और contractors pre-qualify हुए हैं अब वही next proceedings में काम करेंगे। ठीक है, अब वही बोली लगाएंगे, आगे स्टेप मूव ऑन होंगे, बाकी दूसरे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब हम सेक्शन नंबर 17 पे आते हैं। ये हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर। अब हम क्वालिफिकेशन देखते हैं। प्रोक्योरिंग एजेंसी एट एनी स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग हैविंग क्रेडिबल रीजंस फॉर अ prima facie evidence of any defect in suppliers or contractors' capacity may require the suppliers or contractors to provide information concerning their professional, technical, financial, legal or managerial competence, whether already pre-qualified or not. अब ये कह रहे हैं कि किसी भी टाइम पे हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी को इतनी पावर है, ठीक है, वो किसी भी रीजंस की वजह से कोई उसे फील हुआ है कि देयर माइट बी एनी फ्रॉड या इंफॉर्मेशन माइट बी इनकम्प्लीट, तो किसी भी स्टेज पे जो है हमारे सप्लायर से डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है जिसमें उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ शो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन शो, उसकी मैनेजरल कॉम्पिटेंस शो, चाहे वो पहले क्वालिफाइड हुआ था या नहीं हुआ। ये क्वालिफिकेशन शैल ओनली बी लेट डाउन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस देयरफॉर इन राइटिंग, पर ये हमेशा होगा राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद। रीजंस यानी हमें बताने होंगे कि हम दोबारा क्यों क्वालिफिकेशन करें, हम दोबारा क्यों डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं, उसके लिए क्या होगा, राइटिंग में हमें रिकॉर्ड रखना होगा उस चीज़ का। नाउ द सेक्शन 18 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। डिसक्वालीफाई कैसे होते हैं? प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल डिसक्वालीफाई सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर इफ इट फाइंड्स एट एनी टाइम दैट इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय हिम कंसर्निंग हिज क्वालिफिकेशन एज सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर वॉज फॉल्स और मटीरियली इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट। अब प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी ना सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर को डिसक्वालीफाई कर सकती है अगर उसको ये लगता है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने इन्फॉर्मेशन दी है
यानी एज अ क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो हमने प्री क्वालिफ़िकेशन का पूरा प्रोसेस रखा था कि ये एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ये मैनेजरल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस चीज़ में उसको लग रहा है, ठीक है, कि वो गलत दी गई है, सप्लायर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी या मटीरियली इनएक्यूरेट है या इनकम्प्लीट है, तो वो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। द सेक्शन नंबर 19, blacklisting of suppliers and contractors. Procuring agencies shall specify a mechanism and manner to permanently or temporarily bar from participating in their respective procuring proceedings suppliers or contractors. अब प्रोक्योरिंग एजेंसीज एक पर्टिकुलर अच्छे मैकेनिज़्म और मैनर से या तो परमानेंटली या टेम्पररी रोक सकती है किसी भी सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई तुम अब मेरी प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स में नहीं आ सकते, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि भाई तुम बोली नहीं लगा सकते। और किस वजह से, हु आइदर कंसिस्टेंटली फेल टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, जो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे सका, फेल हो गया, और आर फाउंड टू बी इंडल्जिंग इन करप्ट और फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, या फिर ये साबित हुआ कि वो किसी करप्ट या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था। और ये एक्शन जब परफॉर्म करेगा ना, बैरिंग एक्शन शैल बी ड्यूली पब्लिसाइज, सबको दिखाएगा और कम्युनिकेट करेगा इन अथॉरिटी से कि भाई ये बंदे को मैंने ब्लैक लिस्ट किया है क्योंकि इसकी एक्टिविटीज़ या तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं थी या ये करंट या फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। अब हम यहाँ पर मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड्स में हमारे पास वेयर इट इज़, सॉरी बाय मिस्टेक मैं 20 एंड 21 सेक्शन को मिस कर चुकी हूँ। मैं आपको जो है ख़ुद पढ़ के बता देती हूँ। 20 सेक्शन था प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी एक प्रिंसिपल मेथड क्या है प्रोक्योरमेंट का, वो कौन सा हो सकता है, प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल यूज़ ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यानी प्रिंसिपल मेथड कौन सा, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग एज अ प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वर्क्स। और सेक्शन 21 कहता है ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, उसके बारे में इसने ये बताया कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ रूल 22 to 37 के मुताबिक प्रोक्योरिंग एजेंसीज जो हैं ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में तभी इन्वॉल्व हो सकती हैं अगर उनकी कॉस्ट जो है जो प्रोक्योर हुई है वो मोर देन प्रेस्क्राइब फाइनेंशियल लिमिट से ज़्यादा है। जो हमने सब क्लॉज आई ऑफ क्लॉज बी ऑफ रूल 42 में जो लिमिट बताई थी, लिमिट हमने ऑलरेडी पढ़ी है, फ्रॉम 1 लाख से हमने कितनी पढ़ी थी टू 2 मिलियन तक, तो वो हमारी फाइनेंशियल लिमिट है ना, उस लिमिट से आगे जा रहा है तो उसे ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग करनी है। अब उसके बाद हमारा 22 सेक्शन है सबमिशन ऑफ बिड्स। बिड्स किस तरह से सबमिट होंगी, उसका क्या है, द बिड्स शैल बी सबमिटेड इन अ सील्ड पैकेज or packages in such manner that contents are fully enclosed and cannot be known until duly opened। सबमिशन ऑफ बिड्स में कह रहे हैं कि बिड्स जो हैं वो सील्ड होने चाहिए, ठीक है, सील पैकेज होना चाहिए, यानी कवर होना चाहिए, उसके कंटेंट्स शो नहीं होने चाहिए जब तक हम पूरी तरह उसको खोल नहीं देते उस पैकेज को और उसे निकाल नहीं लेते उस बोली को, ठीक है। और प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल स्पेसिफाई मैनर एंड मेथड ऑफ सबमिशन एंड रिसिप्ट ऑफ बिड्स इन एन अनएम्बिगियस एंड क्लियर मैनर इन अ बिडिंग डॉक्यूमेंट। दूसरा पॉइंट सबमिशन ऑफ बिड्स में ये कह रहे हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज को एक मैनर, एक पर्टिकुलर मेथड बताना चाहिए कि ये है हमारे सबमिशन और रिसिप्ट ऑफ बिड्स का मेथड, और वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल क्लियर मेथड पता होना चाहिए सबमिशन ऑफ बिड्स का। तो सेक्शन नंबर 23 है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। अब हम देखेंगे कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, क्या चीज़ है। इसका नंबर 1 बोल रहा है कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल फॉर्मुलेट प्रिसाइज एंड अनएम्बिगियस बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दैट शैल be made available to bidders immediately after publication of invitation to bid। procuring agencies को एक clearly बताना चाहिए, bidding documents बनाने चाहिए जो फ़ौरन अवेलेबल होने चाहिए, यानी जब आपने इनवाइट कर दिया, एडवर्टाइज़ कर दी, एडवर्टिजमेंट आपने या तो वेबसाइट की अथॉरिटी की वेबसाइट पे किया या न्यूज़पेपर में किया, जहाँ भी, जो दोनों जगह पे अगर आपने किया, या फिर जो हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट है उस पर एडवर्टाइज़ किया, ठीक है, इनविटेशन दे दिया, अब उसके फ़ौरन बाद आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करने होंगे।
For competitive bidding, whether open or limited, the bidding documents shall include the following. Competitive bidding चाहे open हो रही है या limited हो रही है, bidding documents कौन से हो सकते हैं हमारे पास? एक तो होगा invitation to bid, यानी इनवाइट जो कर रहे हो, ये भी एक डॉक्यूमेंट हुआ ना जिसमें आप इनवाइट कर रहे हो. द सेकंड वन जो है हमारा इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. सी फॉर्म ऑफ बिड, बिड का फॉर्म क्या है. डी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का है. ई जनरल और स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफिक कंडीशंस है. फॉर सपोज कि वन ईयर तक हमारा ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस बीच में आप किसी और पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ये कोई स्पेसिफिकेशन है. फॉर सपोज वो एफ कहता है स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स में बताएंगे किस बेसिस पे जो है सिलेक्शन हो रही है, क्या हो रहा है. ठीक है. लिस्ट ऑफ गुड्स और लिस्ट बिल ऑफ क्वांटिटीज़, उसके बाद डिलीवरी टाइम, कितने पीरियड में जो हमें डिलीवर करना है, और कंप्लीशन शेड्यूल होना चाहिए. क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, क्या क्वालिफ़िकेशन आप रिक्वायर कर रहे हो, कौन सी पढ़ाई या कौन सा काम, कौन सी स्किल्स. बिड क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, बिड जब बोली लग गई उसको किस तरह से एवेल्यूएट करोगे. फॉर्मेट सारी सिक्योरिटीज़ का जो रिक्वायर्ड है. डिटेल स्टैंडर्ड्स that are to be used in assessing quality of goods, works or service specified. स्टैंडर्ड्स की डिटेल दोगे जो आप सेट कर रहे हो क्वालिटी ऑफ गुड्स के लिए, वर्क या सर्विस के लिए, क्योंकि आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करते हो. उसके अलावा कोई भी डिटेल जो इनकन्सिस्टेंट ना हो इन रूल से, लेकिन ज़रूरी अगर समझती है प्रोक्योरिंग एजेंसी, वो ऐड कर सकती है. उसके बाद कह रहे हैं एनी इन्फॉर्मेशन दैट बिकम नेसेसरी फॉर बिडिंग और फॉर बिड evaluation आफ्टर इन्विटेशन टू बिड और इशू ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स टू prospective bidders shall provide in a timely manner and on equal opportunity basis. ये कह रहे हैं कि अगर मतलब एक दफ़ा इनवाइट कर दिया और डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, अब प्रोक्योरिंग एजेंसी को लग रहा है यार ये चीज़ तो एनी हाउ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी थी, जो मैंने देना भूल गया या नहीं दे पाया, कोई मसला हो गया, अब ये इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी है. इस केस में वो क्या करेगी, अब याद रखिएगा, अगर नेसेसरी है तो वो ये प्रोवाइड करेगी, लेकिन किस हिसाब से, टाइमली मैनर में, यानी जल्दी और इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे. वेयर नोटिफिकेशन ऑफ सच चेंज, addition, modification or deletion becomes essential, such notification shall be made in a similar manner to original advertisement. और कह रहे हैं अगर इस नोटिफिकेशन की जो हम चेंज ला रहे हैं बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में या किसी इन्फॉर्मेशन में, सपोज हम चेंज करें कोई या एक पॉइंट कोई ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई करें या कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं इसमें से, और वो असेंशियल है, तो ये नोटिफिकेशन हमें एनी हाउ एडवर्टिजमेंट में देनी होगी. और एडवर्टिजमेंट किस तरह से, जिस तरह से हमने ओरिजिनल एडवर्टिजमेंट दी थी उसी वे में हमें ये एडवर्टिजमेंट देनी होगी, जिसमें हम अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन को चेंज करें. प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल यूज स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एज और व्हेन नोटिफाइड बाय रेगुलेशन बाय अथॉरिटी. उसके बाद प्रोवाइडेड बिडिंग डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इन यूज ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी में बी रिटेन देयर रिस्पेक्टिव यूजेज टू एक्सटेंड दैट they are not inconsistent with these rules and till such time that the standard bidding documents are prescribed by regulation. Procuring agencies shall provide a set of bidding documents provide करने चाहिए to any supplier or contractor on request and subject to payment of price. वही बात कह रहे हैं, bidding documents अगर procuring bidder मांग रहा है तो आप प्रोक्योरिंग एजेंसी उसे आराम से देगी, लेकिन उसे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी जो थोड़ा बहुत उसका प्रिंट का खर्चा हो गया है. ठीक है वो. अब रिजर्वेशंस एंड प्रेफरेंसेस की बात करेंगे. ये है हमारे सेक्शन नंबर 24. कौन सी प्रेफरेंसेस या रिजर्वेशंस लिखी गई हैं, हम उनको स्टडी करते हैं. Procuring agencies shall allow all prospective bidders to participate in procuring procedure without regard to nationality. Procuring agencies को अगर इंटरनेशनल बिडिंग है तो उसे सब प्रोस्पेक्टिव बिडर्स को अलाउ करना चाहिए कि वो अपने प्रोक्योरिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं. ऐसा नहीं कि नेशनैलिटी को देखें कि भाई ये बंदा पाकिस्तानी है हम उसी की साइड लें. नो, सबको चांस देना है. जहाँ इंटरनेशनल है तो वहाँ कोई भी आ सकता है, चाइनीज़ आ गया, जापानीज़ आ गया, कोई यूएस का बंदा आ गया, कोई यूके का बंदा आ गया, कहीं का भी आ गया, श्रीलंकन आ गया, कैनेडियन आ गया, कोई भी आ गया. याद रखिएगा आपको उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है. ठीक है, सबको अलाउ करना है. एक्सेप्ट इन, अब एक्सेप्ट हमेशा एक्सेप्शंस कुछ होती हैं, तो एक्सेप्शनल केस है कि इन केसेस इन विच एनी प्रोक्योरिंग एजेंसी मे डिसाइड टू लिमिट सच participation to national bidders
इसमें एक्सेप्शन ये, या तो अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि भाई मैं सिर्फ नेशनल बिडर्स से ही कॉन्टैक्ट लूँगा, वही बोली लगाएं, तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर तो इंटरनेशनल या कोई भी नहीं आ सकता, नेशनल जो बंदा होगा वही बोली लगाएगा। या फिर और प्रोहिबिट पार्टिसिपेशन ऑफ बिडर्स ऑफ सम नेशनैलिटीज़ इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसीज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, या फिर कुछ बिडर्स को रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है क्योंकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसीज़ हैं, सपोज़ उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि यार इन कंट्री से फ़िलहाल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, procuring agency shall allow for the preference for domestic or national suppliers or contractors in accordance with policies of federal government। हाँ, procuring agencies preference दे सकती हैं अपने domestic suppliers को, लेकिन वो भी जब अगर पॉलिसीज़ हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि यार डोमेस्टिक हमारे जो सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको चांस मिले, उनकी ग्रोथ हो, तो ये हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस प्रेफरेंस to be accorded shall be clearly mentioned in bidding document under bid evaluation criteria। और प्राइस प्रेफरेंस क्या रख रहा है, जो हमारे प्रोक्योरिंग एजेंसी किसको प्रेफर करिए वो क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि कितनी प्राइस लिमिट तक वो प्रेफर करेगी। यानी सपोज़ 20,000 से 40,000 तक जो बिड्स आएंगी, प्राइस इतनी होगी तो मैं प्रेफर करें, हम लोग प्रेफर करेंगे उन बिड्स को। तो ये जो है इवैल्यूएशन, जो बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में मेंशन करना चाहिए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद हमारा सेक्शन 25 जो बिड सिक्योरिटी की बात करता है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी may require the bidders to furnish a bid security not exceeding 5% of bid price। ये होता है यानी जब हम लोग को सीरियसनेस भी देखनी है कि यार जो बिडर्स हैं, ऐसा नहीं कि सीरियस ही ना हो, वहीं बस बोलियां लगाए जा रहे हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोक्योरिंग एजेंसी बोलती है भाई जो आप जितनी बिड लगा रहे हो, अगर आपने 1000 लगाई है सपोज, तो 1000 का 5% तक आप क्या करोगे, बिड सिक्योरिटी रखवाओगे। अब ये भी MCQs में आ सकता है, कितना परसेंट बिड सिक्योरिटी मैक्सिमम हो सकती है, 5%। उससे कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 5% फिक्स होती है। नाउ सेक्शन नंबर 26, बिड वैलिडिटी। अब प्रोक्योरिंग एजेंसी कीपिंग इन व्यू नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट शैल सब्जेक्ट द बिड टू बिड वैलिडिटी पीरियड। प्रोक्योरिंग एजेंसीज अपनी नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट को देखते हुए वो क्या करती हैं, बिड का वैलिडिटी पीरियड रखती हैं, यानी कितने टाइम तक बिड वैलिड है और उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड होगा वो बिड। तो बिड की वैलिडिटी का पीरियड सेट करती है कौन, प्रोक्योरिंग एजेंसी। सेकंड, बिड्स शैल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। हर चीज़ हमारी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होनी चाहिए, मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ। थर्ड कह रहा है प्रोक्योरिंग एजेंसीज जो है ऑर्डिनरली बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोसेस एंड वैल्यूएट द बिड विद इन द स्टिपुलेटेड बिड वैलिडिटी पीरियड। प्रोक्योरिंग एजेंसीज को की ये ऑब्लिगेशन है कि वो जो वैलिडिटी पीरियड दिया गया है, सपोज 15 डेज़ दिया है, तो उन 15 दिन में उसे प्रोसेस भी करना है और इवेल्यूएट भी करना है उन बोलियों को, उन बिड्स को, ठीक है, उसी वैलिड पीरियड में। हाउएवर अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, अब अगर एक्सेप्शनल केस है एंड फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एज़ यूजुअल, जहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है तो आप रीज़न दे सकते हो रिकॉर्ड में, राइटिंग में, कि भाई एक्सटेंशन ज़रूरी है, हमें बढ़ाना पड़ेगा इस टाइम को। उन सारे बिडर्स जिन्होंने बिड सबमिट किए उनको आप बोल रिक्वेस्ट करोगे कि भाई थोड़ा सा एक्सटेंड करो अपनी बिड वैलिडिटी पीरियड को, ठीक है, लेकिन ये पीरियड सच एक्सटेंशन शैल नॉट मोर देन द पीरियड इक्वल टू पीरियड ऑफ ओरिजिनल बिड वैलिडिटी। ये याद रखिएगा, ये MCQs में आ सकता है। जो वैलिडिटी का पीरियड है बिड की वो बढ़ तो जाएगा, लेकिन वो ओरिजिनल बिड वैलिडिटी यानी पहले जो वैलिड पीरियड 15 था तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। एनी हाउ याद रखिए, ऐसा नहीं 1 महीना लगा दिया, नो, 15 दिन या 15 दिन से कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा बिडर्स जो हैं जो इस एक्सटेंशन से एग्री करेंगे, यहाँ जो लिखा है ना कि अगर एग्री करते हैं तो वो तो एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, फिर उनका क्या होगा, वैलिडिटी पीरियड भी एक्सटेंड होगा और उन्होंने जो बिड सिक्योरिटी दी है वो भी जो एक्सटेंड हो जाएगी उसका पीरियड भी।
लेकिन एग्री टू प्रोक्योरिंग एजेंसी रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिड वैलिडिटी शैल नॉट बी परमिटेड टू चेंज द सब्सटेंस ऑफ द बिड। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि अगर उन्होंने वैलिडिटी का पीरियड जो है, ठीक है, बिड का मतलब टाइम पीरियड उन्होंने बढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिड अपनी बोली में कुछ चेंजेस लाओ, नो, सब्सटेंस को चेंज नहीं करना। और तीसरा पॉइंट कह रहे हैं डू नॉट एग्री टू द एक्सटेंशन। अगर कोई बिडर्स एग्री नहीं करते एक्सटेंशन को, यानी वो नहीं कहते यार नहीं हम एक्सटेंड नहीं कर सकते अपनी बोली का पीरियड, ठीक है, तो उस केस में वो अपने बिड्स वापस ले सकते हैं, अपनी बोली वापस लेंगे, अपनी बॉन्ड सिक्योरिटी भी, उनके फॉरफीचर नहीं होंगे। अक्सर हमने फॉरफीचर पढ़ा है कि ये चीज़ें ज़ब्त हो जाती है, लेकिन इस केस में ज़ब्त नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका सेक्शन नंबर 27 जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। अब पहले हमने वैलिडिटी की बात की थी कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं, अब हो रहा है सबमिशन, यानी जिस सबमिशन बोलेंगे ना, जितना टाइम पीरियड हमें मिला है सबमिट करने में बिड्स, उसकी एक्सटेंशन के लिए क्या लिखा गया है, वेयर अ प्रोक्योरिंग एजेंसी हैज़ ऑलरेडी प्रेस्क्राइब अ डेडलाइन for submission for bids and due to any reason the procuring agency find it necessary to extend such deadline, it shall do so only after recording its reason in writing or in equal opportunity manner। अच्छा, यही बात कह रहे हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसी को यानी अपनी डेडलाइन के टाइम पर ही सबमिशन को रोकना है, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि हमें डेडलाइन को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, किसी भी केस की वजह से, तो वो उसका रीज़न एज़ यूजुअल रिकॉर्ड में देंगे, हमेशा राइटिंग फॉर्म में। हर जगह हमने ये पढ़ा है जहाँ एक्सटेंशन की बात हो रही है तो हमें रीज़न देना होगा राइटिंग फॉर्म में। और एडवर्टिजमेंट इस एक्सटेंशन की, क्योंकि हमें सबको बताना क्या है कि यार ये जो बिड की सबमिशन का टाइम बढ़ चुका है, तो वो एडवर्टिजमेंट भी उसी वे में देनी है जिस वे में हमने ओरिजिनल एडवर्टिजमेंट की थी। ओके, अब आते हैं हम बिल्कुल ही न्यू टॉपिक पे जो आता है ओपनिंग, एवैल्यूएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स। बिड की ओपनिंग का क्या प्रोसीजर, उसकी एवैल्यूएशन और रिजेक्शन। सो सेक्शन 28 पढ़ते हैं, ओपनिंग ऑफ बिड्स। अब बिड्स का खोलना हमने बताया था ना, एक सील पैकेजेस में होने चाहिए, ठीक है, तो अब उनको ओपन करना है, खोलना है। तो ये कह रहे हैं डेट फॉर ओपनिंग ऑफ बिड्स एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स शैल बी सेम, यानी बिड जिस दिन बिड्स यानी बोली खुलेंगी, अनाउंस होंगी सबके सामने वो, और जो लास्ट डेट थी सबमिशन ऑफ बिड की वो सेम होगी। यानी जिस दिन हमने लास्ट डेट रखी, सपोज हमने रखी है कि यार 4 अप्रैल जो है लास्ट डेट है फॉर सबमिशन, देन एग्जैक्टली ऑन 4 डेट पे ही क्या होगा, यू विल अनाउंस द बिड्स। आप ओपनिंग करोगे बिड्स की, अनाउंस करते जाओगे। बिड्स शैल बी ओपन एट अ टाइम स्पेसिफाइड इन बिडिंग डॉक्यूमेंट एज यूजुअल। बिड ओपन उसी टाइम होंगे जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में बताए गए हैं। बिड ओपन होंगे एटलीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। बिड्स ओपन कब होंगी, अब इन्होंने कहा है कि सबमिशन ऑफ जो डेडलाइन थी ना बिड्स की, एटलीस्ट उसके आधे घंटे बाद, यानी 30 मिनट्स बाद जो है हम ओपनिंग करेंगे बिड्स की। ऐसा नहीं फ़ौरन से अभी सबमिशन डेट ख़त्म हुई उसी वक्त, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगाया हमने फ़ौरन शुरू कर दी, नो, एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए। ये भी MCQs में आ सकता है, इवन मोर भी कर सकते हैं, यू कैन एक्सटेंड द टाइम, आप 1 घंटे बाद कर सकते हो इन और 2 आवर्स में, लेकिन लिमिटेशन कितनी है, 30 मिनट्स एटलीस्ट। उसके अलावा 2 इसका बोल रहे हैं ऑल बिड्स ओपन होने चाहिए पब्लिकली इन द प्रेजेंस ऑफ बिडर्स और द रिप्रेजेंटेटिव्स। बिड्स जो हैं पब्लिकली सबके सामने ओपन होंगी और बिडर्स के या रिप्रेजेंटेटिव, बिडर्स समटाइम्स अपने रिप्रेजेंटेटिव सेट करते हैं कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, जिस टाइम पे बिड्स ओपन होंगी ये मेरी जगह पे बैठेगा। अब प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल रीड अलाउड द यूनिट प्राइस। प्रोक्योरिंग एजेंसीज जो हैं वो लाउडली रीड करेंगी प्राइस को और बताएंगी इस बंदे ने ये बिड का अमाउंट रखा है, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी, मिनट्स उसके बिड ओपनिंग के रिकॉर्ड होंगे। सारे बिडर्स को क्या करना है, इन अटेंडेंस शेल साइन अटेंडेंस शीट साइन करेंगे, और ऑल बिड सबमिटेड आफ्टर टाइम प्रेस्क्राइब शेल बी रिजेक्टेड एंड रिटर्न विदाउट बीइंग ओपन। और सारे के सारी बिड्स बोलियाँ जो भी टाइम लिमिटेशन के हिसाब से नहीं थी वो रिजेक्ट हो जाएंगी। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 29, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। किस बेसिस पे हम इवैल्यूएट करेंगे, प्रोक्योरिंग एजेंसीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ठीक है, लिस्टिंग द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन।
सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए पहले ही कि किस बेसिस पे हम आपकी बिड्स को इवेल्युएट करेंगे। और सच वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिडिंग डॉक्यूमेंट का। अगर आप फेलियर हो गए, यहाँ लिखा है फेलियर टू प्रोवाइड फॉर एन अनएम्बिगियस एवेल्यूएशन, अगर आप फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, उन बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाएगा, मिस प्रोक्योरमेंट, गलत प्रोक्योरमेंट, क्योंकि इसमें आपने एवेल्यूएशन क्राइटेरिया ही मेंशन सही से नहीं किया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 30 जो है एवेल्यूएशन ऑफ बिड्स। अब एवेल्यूएशन क्राइटेरिया सेट हुआ, जब हम एवेल्यूएट कर रहे होंगे बिड्स को तो क्या प्रोसीजर है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ऑल बिड्स शैल बी evaluated in accordance with evaluation criteria and other terms and conditions set for in prescribed bidding document। सारे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को किस हिसाब से evaluate करना है, जो हमने evaluation criteria, जो हमने टर्म्स और कंडीशन सारी हमने सेट की थी जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन थी। अब ये कह रहे हैं क्लॉज 4 सब क्लॉज ऑफ 4, ठीक है, ऑफ क्लॉज सी, यानी सब क्लॉज 4 है किसका, क्लॉज सी का, ऑफ रूल 36, नो एवेल्यूशन क्राइटेरिया शैल बी यूज फॉर एवेल्यूशन ऑफ बिड दैट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड इन बिडिंग डॉक्यूमेंट। वो एवेल्यूशन क्राइटेरिया आप कतई यूज़ नहीं कर सकते जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं था। आपने एवेल्यूशन के लिए ऐसा नहीं है जो आपने मेंशन नहीं किया आप दूसरा आप क्राइटेरिया सेट करिए, नो, जो आपने नहीं और लिखा है आपको उसी हिसाब से एवेल्यूएट करना है। आपने क्वालिटी लिखी है, वो क्वालिटी के बेसिस पे ही करना है। उसके अलावा कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ बिड्स कोटेड इन डिफरेंट करेंसीज द प्राइस शैल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल करेंसी स्पेसिफाइड इन बिडिंग डॉक्यूमेंट। उसके अलावा कह रहे हैं कि अगर हमें बिड्स को कंपेयर करना है जो डिफरेंट करेंसीज़ के, क्योंकि जब इंटरनेशनल बिडिंग होगी तो कुछ येन में हो सकता है, मतलब हमारी डिफरेंट हो सकती हैं, यूरो हो सकती है, यूएस डॉलर हो सकता है, डिफरेंट करेंसीज हो सकती हैं, देयर माइट बी। सो व्हाट वी कैन डू, हम उन्हें कंपेयर कैसे करेंगे, उन्हें एनी हाउ उनकी प्राइस को वी हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू द सिंगल करेंसी। सिंगल करेंसी में हमें कन्वर्ट करना होगा ताकि हम देख सकें कि कौन सी बोली हमारे फ़ायदे की है। A bid once open in accordance with prescribed procedure shall be subject to only those rules, regulations and policies that are in force at the time of issue of notice for invitation of bids। एक दफ़ा बोली खुल गई ना, अब याद रखिए खुल गया, ठीक है, हमने बोलियाँ पढ़ ली, ओपन की, अनाउंस की, उसके बाद एनी हाउ इस बिड पे वही रूल्स वही पॉलिसीज़ फॉलो होंगी जो इनविटेशन के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में थी। अब आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ओपन नहीं हुए थे उससे पहले थोड़ा आपको टाइम मिलता तो आप कुछ चेंजेस कर सकते थे। नाउ सेक्शन 31 है क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स। नो बिडर शुड बी अलाउड टू अल्टर और मॉडिफाई हिज बिड आफ्टर द बिड हैज़ बीन ओपन। हाउएवर the procuring agency may seek and accept clarification to the bid that do not change the substance of a bid। clarification समटाइम्स अब ये कह रहे हैं बिडर्स को अलाउ नहीं है, वो कोई अल्टर जो है चेंजेस नहीं ला सकते अपनी बोली में एक दफ़ा जब खुल गई। लेकिन ऐसा हो सकता है प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को माइट भी कन्फ्यूजन हो तो वो क्लैरिफिकेशन ले सकती है, ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन ले सकती है कि भाई हमें क्लैरिफाई करो अपनी बोली के बारे में। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि इसके लिए प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है राइटिंग फॉर्म में, ठीक है, राइटिंग फॉर्म में रिक्वेस्ट करती है एक बिडर को कि भाई आप फर्दर क्लैरिफाई करो, और रिस्पॉन्स में बिडर जो है ना रिस्पॉन्स देता है, क्लैरिफाई करता है, वो भी रिटन फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 32 है डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफ़िकल्ट कंडीशंस। यानी यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन की, कि ऐसा नहीं कि जब आप जो है ऑफ़र कर रहे हो, प्रोक्योरिंग एजेंसी को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए बिडर्स के दरमियान। आपने जो ऑफ़र्स दिए, स्पेसिफिकेशन दी, उसमें सीधा डिस्क्रिमिनेशन हो, ये तो गलत है। और उसके अलावा कोई ऐसा टास्क नहीं देना चाहिए जो डिफ़िकल्ट है, जिसको हम मैट नहीं कर सकते ईजिली। इन एनसर्टेनिंग द डिस्क्रिमिनेटरी और डिफ़िकल्ट नेचर ऑफ एनी कंडीशन रेफरेंस शैल बी मेड टू ऑर्डिनरी प्रैक्टिसेस। आप कोई भी कर रहे हो, कोई भी जो टास्क दे रहे हो, वो ऑर्डिनरी प्रैक्टिसेस के हिसाब से होना चाहिए, जो ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस की जो भी जिससे रिलेटेड प्रोक्योरमेंट है, चाहे सर्विस की है चाहे कंस्ट्रक्शन की, वो ऑर्डिनरी प्रैक्टिसेस के हिसाब से। ऐसा नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिमांड कर दो जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसको जो है फुलफ़िल करना। सो इस तरह भी नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेट भी नहीं होना चाहिए। सेक्शन
33 इज़ अबाउट द रिजेक्शन ऑफ बिड्स। इसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। द प्रोक्योरिंग एजेंसीज may reject all bids or proposal at any time period to acceptance of bid or proposal। प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास पावर है, वो किसी भी टाइम सारी की सारी बोलियों को रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन उस टाइम जब उसने एक्सेप्ट ना की, वो बोली एक्सेप्ट कर दी तो फिर तो वो कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्ट नहीं की तो उससे पहले वो इजीली उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। The procuring agency shall upon request communicate to any supplier contractor who submitted a bid or proposal grounds for any rejection of all bids or proposal but is not required to justify those ground। procuring agencies को contractor ये जो है ना या सप्लायर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार हमें बताओ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस रिजेक्शन। तो जो है इट इज़ अलाउड कि वो अपना जो है ग्राउंड्स बता सकते हैं, रीजंस, बट नॉट मैंडेटरी कि वो दें ही दें, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। उसके अलावा कह रहे हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल इनक्योर नो लाइबिलिटी सोली बाय वर्ट्यू ऑफ इट्स इनवोकिंग सब रूल 1 के हिसाब से टूवर्ड सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर विद सबमिटेड बिड्स और प्रपोजल्स। प्रोक्योरिंग एजेंसी किसी को लायबल नहीं होती, ठीक है ना, कि उसने रिजेक्ट किया सो किया। अब ये नहीं है कोई इसके ख़िलाफ़ बात करे कि वाई यू रिजेक्ट मी, कि मेरी तो बिड अच्छी थी, ये था वो था, नहीं, लायबल नहीं होता। ये क्वेश्चन भी हमसे किस में आ सकता है, प्रोक्योरिंग एजेंसी लायबल नहीं होती। नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स शैल बी गिवन प्रॉम्प्टली टू ऑल सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स दैट सबमिटेड बिड और प्रपोजल। नोटिस देना चाहिए, रिजेक्शन जो बिड्स की हुई है तो वो क्लियरली नोटिस देना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स को कि आपकी बिड और प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो गया। बिड और प्रपोजल इज द सेम थिंग, ये याद रखिएगा। ओके नाउ we will talk about the section number 4 जो है about rebidding, ठीक है। if the procuring agency has rejected all bids under the rule 33 it may call for rebidding। अब किस रूल के हिसाब से, according to rule number 33, अगर उसने सारी बोलियों को रिजेक्ट कर दिया तो पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, अगेन उसे रीबिड करना, अगेन बोलियां लगवानी पड़ेंगी ना, ज़ाहिरी बात, इट्स सिंपल थिंग। तो रूल 33 के हिसाब से वो रीबिडिंग करवा सकता है। 2 द प्रोक्योरिंग एजेंसीज बिफोर इन्विटेशन फॉर रीबिडिंग शैल असेस द रीजंस फॉर रिजेक्शन एंड मे रिवाइज स्पेसिफिकेशंस, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड एनी अदर कंडीशंस फॉर बिडर्स एज इट मे डीम नेसेसरी, ठीक है। प्रोक्योरिंग एजेंसी को लेकिन इनविटेशन से पहले रीज़न देना होगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया है, ठीक है, इतने सारे बिड्स को क्यों रिजेक्ट किया, और अपने एवेल्यूशन क्राइटेरिया को अगेन वो सेट कर सकती है। द सेक्शन नंबर 35 इज़ अनाउंसमेंट ऑफ एवेल्यूशन रिपोर्ट। अब जब उसने एवेल्यूएट भी कर लिया, हमने पढ़ा प्री क्वालिफिकेशन कैसे हुई, क्वालिफिकेशन, रिजेक्शन, सारे मेथड पढ़े, उसके बाद ओपनिंग भी पढ़ी डॉक्यूमेंट की क्या है कैसे हुई, एवेल्यूशन प्रोसेस पढ़ा, एवेल्यूशन प्रोसेस के बाद हमने पढ़ा रिजेक्शन हो सकती है जो भी। तो एवेल्यूएशन जब हुई उसके बाद रिपोर्ट का क्या इन्होंने कहा है, प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल अनाउंस द रिजल्ट ऑफ बिड एवेल्यूएशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। किस फॉर्म में देती है, रिपोर्ट फॉर्म में, गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ बिड्स। अब वो जस्टिफिकेशन के साथ देती है, यानी जो रिपोर्ट देती है हर बोली जिसने लगाई थी उन सबको देती है कि क्यों आपका बिड जो एक्सेप्ट हुआ या क्यों आपका बिड रिजेक्ट हुआ। एटलीस्ट 10 days पीरियड टू अवॉर्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम 10 दिन पहले, आप कॉन्ट्रैक्ट देने से 10 दिन पहले, यानी कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करने से 10 दिन पहले आपको एनी हाउ अनाउंस करना होगा। फाइनल जब आपने प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया उससे 10 दिन पहले एनी हाउ आपको भेजनी है रिपोर्ट सबको कि भाई आपका क्यों एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट दैट काइंडली कमेंट कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिए, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 36 से स्टार्ट करेंगे, एंड आई गेस देयर माइट बी द 4 लेक्चर्स ऑफ पेपरा, ठीक है, जिससे हमारे पूरा का पूरा पेपरा कवर हो जाएगा। 4 लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर्स ये हो गए, उसके बाद रिमेनिंग 2 लेक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो काइंडली सारे लेक्चर्स को अच्छे से सुनिएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, इंशाल्लाह आप लोग सक्सेसफुल होंगे।
अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।